नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान के पाठ 17 जिसका नाम है जीवन का शुभारंभ का अध्ययन करेंगे। तो जीवन का शुभारंभ कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है कि चुटकी बजाई एक जादू से जीवन आरंभ हो गया, ऐसा नहीं होता है। जीवन का आरंभ एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें कि जब भी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से पूर्व महिला के शरीर में उस शिशु का विकास होता है। तो इस विकास के दौरान कई विशिष्ट परिवर्तन महिला के शरीर में होते हैं। तो महिला के जो शरीर है उसमें शिशु का विकास कैसे होता है, शिशु का जन्म कैसे होता है और शिशु के जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था के दौरान शिशु का विकास किन स्थितियों में होता है या कौन कौन से चरणों में होता है का अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। शिशु के जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रसव के पूर्व यानी कि जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से गर्भवती महिला की और जन्म लेने वाले नवजात शिशु की देखभाल करनी चाहिए का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी पाठ में। सबसे पहले हम जानते हैं गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था प्राकृतिक रूप से कैसे पता पड़ता है कि भाई गर्भावस्था प्रारंभ हुई है। तो प्राकृतिक रूप से जब महिला के कोख में अनिषेचित अंडे धारित करती है। तो महिला का जो गर्भाशय है उसमें अनिषेचित अंडे होते हैं जो कि पुरुष के शुक्राणु, और पुरुष में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। महिला के शरीर में यानी कोख में तो अनिषेचित अंडे होते हैं, पुरुष में शुक्राणु उपस्थित होते हैं। तो ये अंडे और शुक्राणु निषेचन की प्रक्रिया से संयोजित होते हैं। तो जब अंडे शुक्राणु से निषेचित हुआ तो क्या बन गया, जायगोट। निषेचन से क्या बन गया, जायगोट बन गया। ये जो अंडा है जब शुक्राणु इससे जब शुक्राणु ने निषेचन किया तो यह क्या कहलाया, जायगोट कहलाया। तो इसी जायगोट को हम दूसरा नाम और क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। इसी जायगोट को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। यह जो जायगोट है या फिर भ्रूण है वो गर्भ के साथ संयोजित होकर माँ के शरीर में पोषक तत्वों को प्राप्त करता है और अपना विकास प्रारंभ कर देता है। तो जायगोट कैसे बना है, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से क्या बना है, जायगोट बना है, जो कि गर्भ की दीवार पर संयोजित हो गया है और माँ से क्या प्राप्त कर रहा है, पोषक तत्व प्राप्त कर रहा है और उसका विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है। और उस जायगोट को क्या बोला गया है, भ्रूण कहा गया है, जो जन्म के पश्चात शिशु का रूप, जन्म के पश्चात क्या कहलाएगा, शिशु कहलाएगा। अब जैसे कि चित्र में ही देखिए, ये तो है अंडा और ये है शुक्राणु, ये शुक्राणु है। तो अंडा जिसे बोलते हैं ओवम, अंडाणु, अंडा को क्या बोला है, अंडाणु या ओवम। शुक्राणु के संपर्क में निषेचन हुआ जिससे क्या बन गया, जायगोट बना। और जायगोट में क्या होगा, जायगोट में आगे चल के क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। उसी तरह से अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन के बाद में क्या होगा, कोशिकाओं का विभाजन और वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। तो कोशिकाओं का विभाजन होगा और उससे क्या बनेगा, फिर शिशु का रूप वह धारण कर लेगा। आगे हम देखते हैं कि गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के कौन कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे कि पता पड़ता है कि कोई महिला गर्भवती है। तो सबसे पहले चिन्ह की अगर हम बात करें, जांच की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, महिला के शरीर में अनेक परिवर्तन होंगे। अब कौन कौन से परिवर्तन होंगे, महिला के शरीर में अनेक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होंगे, एक तो शारीरिक परिवर्तन है या हार्मोनी परिवर्तन है और भावात्मक परिवर्तन है। तो शारीरिक परिवर्तन की अगर हम बात करते तो मासिक धर्म बंद हो जाता है, महीने की जो माहवारी आती है वो बंद हो जाएगी। और प्रत्येक महिला के लिए ये क्या, किसका संकेत होता है, गर्भधारण का प्रथम संकेत होता है कि जिस समय माहवारी आनी थी और वो नहीं आई है तो क्या कहेंगे, गर्भधारण का वो संकेत होगा। और फिर क्या होगा, उसके आगे कौन सी चिन्ह होगा या कौन सा लक्षण होगा जो बताएगा कि महिला गर्भवती है। महिला गर्भवती है तो क्या होगा, मितली यानी कि उल्टी,
मितली जिसे हम उल्टी भी कहते हैं, उल्टी का भी मन करता है महिला का प्रातःकाल के समय में। प्रातःकाल के समय में मितली और उल्टी का भी मन करता है। तो ज़रूरी नहीं है प्रातःकाल के समय में ही करें, कई बार कई महिलाओं में खाना खाने के बाद में भी ऐसा होने लगता है। तो सामान्यतः ये स्थिति प्रातःकाल के समय होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये सामान्यतः पूरे दिन में भी हो सकती है या फिर भोजन करने के बाद में भी हो सकती है। प्रातःकाल में भी हो सकती है या पूरे दिन में भी हो सकती है, या फिर जब भी भोजन करें उसके बाद में भी मितली या उल्टी करने का मन करता है। फिर महिला के शरीर में हार्मोनी परिवर्तन, वो तो थे शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन कौन सा? एक तो मासिक धर्म बंद हो जाएगा और फिर उल्टी या मितली आना। फिर है हार्मोनी परिवर्तन। तो हार्मोनी परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? विशेष प्रकार के भोजन। अब विशेष प्रकार का भोजन कौन कौन सा? जैसे कि मीठा या मसालेदार भोजन खाने का मन करेगा महिला का, या फिर ये तो मीठा मसालेदार भोजन है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें नहीं खाने की होती हैं, जैसे अखाद्य पदार्थ कह सकते हैं हम। अखाद्य पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मिट्टी है, चौक है, स्लेट है, पेंसिल है, कोयला है, वो मिट्टी के मटकी के जो टुकड़े होते हैं ना, वो दीपक के टुकड़े, उनको भी चबाने की इच्छा होती है, उसको भी खाने की इच्छा होती है। तो ये पोषक पदार्थ थोड़ी प्रदान करेंगे महिला को, यानी कि ये कौन से पदार्थ हुए? अखाद्य, जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। तो वह भी खाने की इच्छा महिला को होने लगती है। और कुछ महिलाओं में तो भोजन के प्रति और गंध वाले पदार्थ, भोजन के प्रति भी और गंध वाले पदार्थ। गंध वाले पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे प्याज, लहसुन, गोभी है, परफ्यूम, सेब आदि के प्रति भी अनिच्छा विकसित हो जाती है। यानी कि ये जो पदार्थ अगर वो देख लेती है या अगर वो खाने में डले हुए होते हैं तो उनका जी खराब होने लगता है, यानी कि उल्टी का सा मन करने लग जाता है। फिर माँ की कोख में भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसकी अगर हम बात करें तो माँ के कोख में भ्रूण के विकास का समय कितना हुआ? 9 महीने का होता है। जिसे अगर दिनों में कहें तो कितने दिन होते हैं? 280 दिन होते हैं। तो 9 महीने यानी कि 280 दिन की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इस अवधि में क्या होगा? इस अवधि को क्या बोल रहे हैं? प्रसव पूर्व अवधि कह रहे हैं। प्रसव पूर्व। अब प्रसव और पूर्व दो शब्द मिल गए ना, प्रसव और पूर्व। प्रसव का मतलब क्या हुआ? जन्म। और पूर्व का मतलब क्या हुआ? पूर्व का मतलब भी आप ही को पता है, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो जन्म से पहले कोख में यानी कि गर्भाशय में शिशु का विकास कैसे होता है, किन अवस्थाओं में होता है, कौन कौन से चरणों में उस भाग को यानी कि 9 महीनों को बांट रखा है, इसका अध्ययन हम इस वाले भाग में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रसव पूर्व क्या किसे कहेंगे। प्रसव से तात्पर्य होता है जन्म और पूर्व से तात्पर्य होता है पूर्व से। इसलिए प्रसव पूर्व विकास से तात्पर्य क्या हुआ? शिशु के जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में ही शिशु के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होंगे या कौन कौन सा विकास होगा, इसका हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि हमें पता ही है कि 9 महीने की अवधि यानी कि 280 दिन, तो 9 महीनों को 3 भागों में बांट लिया है। तो 3 भागों में ही हम इसका अध्ययन करेंगे। किसका? गर्भावस्था में जो विकास हो रहा है शिशु का, उसका अध्ययन हम उसे 3 भागों में बांट कर करेंगे। तो इसके लिए आप गर्भावस्था के जो 9 महीने हैं उसे 3 तिमाहियों में विभाजित कर लिया। अब 3 तिमाहियाँ कौन कौन सी हो गई? यानी कि प्रथम तिमाही कौन सी हो गई? 1 से 3, फिर 3 से 6, फिर 6 से 9। तो 3 तिमाही हो गई ना। तो अब सबसे पहले हम पहली तिमाही की बात करते हैं, जिसमें है प्रथम तिमाही या प्रथम 3 महीने। इसमें क्या होगा? इस तिमाही में क्या होगा? निषेचन से ये प्रारंभ होता है। ये तिमाही कहाँ से प्रारंभ हो रही है? निषेचन से हो रही है। और निषेचित अंडा जो एकल कोशिका है वह विभाजित होना प्रारंभ कर देता है। यही तो हमने पढ़ा है। जो निषेचित कोशिका है जिसे हमने जाइगोट कहा है, वो विभाजित होना यानी उसकी कोशिकाएं अब विभाजन करना शुरू कर देगी ताकि उसका विकास हो सके और वह शिशु का रूप धारण कर सके। फिर कोशिकाओं के जो गोले हैं, गोले के रूप में ले लेता है, वो गोला बन जाता है ना, कोशिकाओं का एक पिंड का रूप धारण कर लेता है। पिंड का रूप धारण करने के बाद में वह गर्भाशय की जो दीवार है की जो भित्ति है गर्भाशय की, उससे जुड़ जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होगा? वह विकसित होना शुरू कर देता है। विकसित होकर भ्रूण को जन्म देता है। विकसित होकर ही तो भ्रूण बनेगा उसका। फिर भ्रूण की जो जीवन सहायक प्रणाली है
भ्रूण की जो जीवन सहायक प्रणाली है, जिसमें कौन कौन सी जीवन सहायक प्रणाली, 3 है इसमें। एक तो एमनियोटिक सैक, एक है प्लेसेंटा और एक है एम्ब्लिका कॉर्ड। ये 3 किस में शामिल है? जीवन सहायक प्रणाली में शामिल है। किसकी? भ्रूण की। भ्रूण की जीवन सहायक प्रणाली में ये तीनों शामिल हैं। ये भ्रूण को सुरक्षित रखते हैं और पोषित भी करते हैं। पोषण के लिए भी ये जरूरी है। पोषण, जैसे कि अगर हम कहें कि माँ से ही शिशु को पोषण मिलता है, तो माँ से शिशु को पोषण कैसे मिल रहा है? वह मिल रहा है एम्ब्लिका कॉर्ड के द्वारा, यानी कि ये जो नाभि से जुड़ी हुई होती है, शिशु के नाभि से, गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। शिशु का नाभि जो है वो गर्भाशय से इसी भाग से जुड़ा हुआ होता है। और 3 महीनों की समाप्ति पर शिशु के महत्वपूर्ण अंग, 3 महीने जब पूरे हुए तो महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर के? एक तो हृदय है, फेफड़े हैं, ये विकसित होने शुरू हो जाते हैं। और परिसंचरण प्रणाली भी कार्य करने लग जाती है, क्योंकि हृदय विकसित हो गया है तो परिसंचरण भी प्रारंभ हो जाएगा ना, रक्त का प्रवाह भी प्रारंभ हो जाएगा ना, वह भी आरंभ हो जाता है। आगे पुरुष और महिला जनन अंग विकसित हो जाते हैं, तो क्या क्या बन गया है उसके शरीर में? हृदय और फेफड़े बन गए हैं एक तो, और परिसंचरण प्रणाली ने भी कार्य प्रारंभ कर दिया है। और पुरुष और महिला जनन अंग भी बन गए हैं, यानी कि भ्रूण, यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है वह महिला है या पुरुष है, इसका भी पता अब लगने लग जाता है। और भ्रूण जो अब गर्भ कहलाता है और मानव रूप धारण कर लेता है। जो भ्रूण जो था, जायगोट जो था, वो अब क्या कहलाने लग जाता है? गर्भ कहलाने लग जाता है। फिर हम बात करते हैं दूसरी तिमाही की। अब दूसरी तिमाही की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? ये कौन सी अवधि होगी? 3 से 6 महीने की अवधि होगी। तो इसमें गर्भ का आकार तेजी से बढ़ने लगता है और मस्तिष्क का भी विकास होने लगता है तेजी से ही। अब गर्भ में जो शिशु है वह अब हलचल करने लगता है। पहले हलचल नहीं थी, तीसरे माह तक हलचल नहीं थी। अब जो दूसरी तिमाही शुरू हुई है वहाँ अब हलचल शुरू हो जाती है और माँ उसे महसूस भी करने लग जाती है। किसे? जो शिशु ने, गर्भस्थ शिशु ने अब जो हलचल करनी शुरू की है ना, उसे अब माँ महसूस करने लग जाती है। और 6 महीने का जब गर्भ पूर्ण हो जाता है तो वह विकसित तो नहीं होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, मतलब विकसित तो होता है पर इतना विकसित नहीं होता है कि अगर प्रसव हो जाए, यानी कि अगर वह जन्म ले ले तो वह जीवित रह सके, इतना उसका विकास नहीं होता है। और यदि समय से पूर्व यदि जन्म भी ले लेता है तो वह बाहर जीवित नहीं रह पाता है। यानी 6 महीने तक उसका विकास तो काफ़ी कुछ हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि जन्म ले लेने पर वह जीवित रह पाए। फिर तीसरी तिमाही की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब तीसरी तिमाही क्या होगी? 6 से 9 महीने की होगी। तो इस तिमाही में गर्भ के आकार में निरंतर वृद्धि होती रहती है और श्वसन प्रक्रिया तथा शरीर के तापमान में भी परिवर्तन होने लगता है और शिशु अपना अंगूठा चूसने लगता है, यानी कि ये भी शुरू कर देता है। अब बच्चा जन्म, जैसे देखते हैं ना अपन बच्चे को जन्म के बाद में अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर इस तीसरी तिमाही में ही बच्चा अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, यानी कि गर्भ में भी वह अंगूठा चूसने लग जाता है। फिर प्रसव पूर्व विकास के 8वें महीने में भ्रूण का विकास शरीर गर्भाशय के बाहर जीवन के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि अब जो 8 महीने पूरे हो गए हैं, इस समय इतना विकास हो जाता है शिशु का कि वह जन्म अगर ले ले, यानी कि गर्भाशय के बाहर अगर आ जाए तो वह जीवित रह पाए। पहले जो हमने दूसरी तिमाही पढ़ी थी जो कि थी 3 से 6 महीने की, उसमें हमने अध्ययन किया था कि 6ठे महीने तक, जो 6ठा महीना था, गर्भावस्था था, उसमें शिशु विकसित तो है लेकिन इतना विकसित नहीं है कि अगर वो जन्म ले ले तो जीवित रह पाए। लेकिन यहाँ जो तीसरी तिमाही है और इसका 8वां महीना है, वहाँ शिशु इतना विकसित हो जाता है कि अगर उसका जन्म ले ले, अगर वो जन्म ले ले तो वह जीवित रह सकता है और यह अपनी माँ से रोग प्रतिकारक प्राप्त करता है ताकि शिशु जन्म के पश्चात रोगों से सुरक्षित रह सके। ठीक है, फिर एक बार हम देखें चित्र को ही। ये जो चित्र यहाँ पर बना हुआ है, हमने 3 आवश्यक जीवन के लिए शब्द पढ़े थे। एक तो था एमनियोटिक कॉर्ड, एम्ब्लियोलिक कॉर्ड पढ़ा था हमने, वो क्या थी? जिससे कि नाभि से जो शिशु था वो जुड़ा हुआ था।
ये देखें, ये जो नाभि है इससे जुड़ा हुआ है, ये नाभि वाला भाग है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये है प्लेसेंटा, ठीक है। और ये जो भाग है ये वह है गर्भाशय थैली, ठीक है। तो ये तीनों ही जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है, किसके? गर्भस्थ शिशु के। और इस यही क्या देगा? पोषण देगा गर्भस्थ शिशु को। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से शिशु का विकास होता है गर्भावस्था के दौरान, और इसको हमने 3 भागों में पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि गर्भावस्था में शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक अगर हम देखें तो इसमें है विकसित होता हुआ भ्रूण हालांकि गर्भाशय में सुरक्षित रहता है, लेकिन फिर भी कुछ कारक हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हम सामान्यतः बात करें तो कौन सा होगा? माँ की भावात्मक स्थिति, यानी माँ जो है गर्भस्थ शिशु की जो माँ है वो हमेशा खुश रहनी चाहिए, अच्छा मन उसका होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच उसकी होनी चाहिए, खुद को सुखी रखना चाहिए, शांतिपूर्ण माहौल में उसे रहना चाहिए। तो ये माना जाता है कि जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ माँ है वही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है माँ खुद, तभी तो स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। और अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो जन्म के पश्चात जो शिशु होगा वह भी चिड़चिड़ा प्रकार का, चिड़चिड़ी प्रवृत्ति का होगा। इसलिए माँ को खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और लंबे समय तक तनाव और दबाव की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। अगर दबाव तनाव की स्थिति है तब भी गर्भस्थ शिशु है उसके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर माँ का आहार। अब माँ का आहार यह किस तरह का होना चाहिए? हम सभी की अगर बात करें तो कहते हैं कि सभी को संतुलित आहार लेना चाहिए। तो उसी तरह से जो गर्भस्थ शिशु है यानी कि जो गर्भवती महिला है उसे भी संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा पोषण जब वह खुद ग्रहण करेगी तभी तो जो गर्भस्थ शिशु है उसके गर्भ में पलने वाला जो शिशु है उसका स्वास्थ्य सही रह पाएगा, वह ठीक से पोषक तत्वों को प्राप्त कर पाएगा। अगर मान लीजिए उसने संतुलित आहार नहीं लिया या निरंतर जिस समय पर भोजन करना चाहिए उस समय पर उसने भोजन नहीं किया, या फिर असंतुलित भोजन ले रही है या पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले रही है वह महिला, तो अगर वह महिला शिशु को जन्म देती है तो वह शिशु कैसा होगा? कमजोर ही होगा, उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी, बीमार प्रकार का होगा। तो यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं पोषक तत्वों की, तो माँ को पोषक आहार लेना चाहिए ताकि जो शिशु उसके शरीर में विकसित हो रहा है वह भी उचित आहार को प्राप्त कर सके। ठीक है, ऐसा इसलिए आवश्यक है क्यों आवश्यक है? क्योंकि गर्भवती महिला के शरीर से ही उसे क्या मिल रही है? आवश्यक ऑक्सीजन मिल रही है और भोजन भी मिल रहा है। उसे माँ के गर्भनाल से ही प्राप्त हो रहा है और कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है, गर्भनाल से ही। गर्भनाल जैसे एम्बिलिकल कॉर्ड हमने शब्द पढ़ा था, उसी से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर है एक गर्भवती महिला को आहार में क्या क्या ग्रहण करना चाहिए? जैसे कि सामान्य अवस्थाओं में सभी व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, वैसे ही गर्भवती महिलाओं को भी कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण करने चाहिए और उन पोषक तत्वों की प्राप्ति किस प्रकार के या कौन कौन से भोज्य पदार्थों से करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि हड्डियों के विकास के लिए, सभी को पता है हड्डियां किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम की बनी हुई होती है। तो हड्डियों के विकास के लिए क्या लेना होगा? कैल्शियम युक्त आहार लेना होगा। और कैल्शियम किससे प्राप्त होगा? दूध से। तो कैल्शियम किससे प्राप्त होगा? दूध से प्राप्त होगा। फिर अगर हम बात करें मांसपेशियों के विकास की, तो मांसपेशियां किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो प्रोटीन किस में होता है अधिक? दाल और दूध में होता है अधिक। इसलिए हमें क्या लेना होगा ज़्यादा? दाल और अंडे और मांसाहारी भोजन अधिक मात्रा में लेना होगा, ताकि मांसपेशियों का, किसकी मांसपेशियों का? गर्भस्थ शिशु की मांसपेशियों का विकास ठीक से हो पाए। फिर बात करते हैं मस्तिष्क के विकास की। तो मस्तिष्क के विकास के लिए क्या लेना होगा? पर्याप्त मात्रा में खनिज लेने होंगे। खनिज किस में होते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों में होते हैं और फलों में होते हैं। इसलिए मस्तिष्क के विकास के लिए खनिज लेना होगा, जो कि किस में होंगे? हरी पत्तेदार सब्जी और फलों में होंगे। और ऊर्जा के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं?
ऊर्जा के अच्छे स्रोत तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन का काम तो विकास और वृद्धि करना है। तो यहाँ पे ऊर्जा के लिए क्या लेना होगा इनको, कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। और कार्बोहाइड्रेट किस में अधिक होता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है चावल और गेहूं में। इसलिए ऊर्जा के लिए क्या लेना होगा, चावल और गेहूं अधिक मात्रा में लेना होगा, जिससे कि गर्भस्थ शिशु का विकास अच्छे से हो पाए। फिर है माँ की आयु। पहले हमने दो कारक पढ़ लिए, माँ की भावात्मक स्थिति और माँ का पोषण यानी कि आहार। अब है माँ की आयु। तो माँ की आयु भी है, वह है गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करती है। किस प्रकार से प्रभावित करती है, अब जैसे कहते हैं कि 18 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 18 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी कर दी गई तो फिर वह गर्भवती अगर हो जाती है तो इस अवस्था में क्या होगा, गर्भवती होने की अवस्था में 18 वर्ष से पूर्व अगर शादी कर दी जाती है और इस अवस्था में अगर वह गर्भवती हो जाती है तो क्या होगा, उसके मृत्यु की, यानी जिस लड़की की शादी हुई है उसकी मृत्यु की संभावना भी ज़्यादा रहती है, और साथ में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और अगर गर्भस्थ शिशु जीवित रह भी जाता है तब भी वह उतना वृद्धि विकास नहीं कर पाता जितना कि सामान्य आयु के जो बालिकाएं हैं उसका गर्भस्थ शिशु कर पाता है। इसलिए यहाँ पे भी हमें आयु को ध्यान में रखना है कि जो माँ है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 20 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। 20 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। 20 वर्ष की आयु से पूर्व अगर जनन प्रणाली जो होती है वह पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, यह हम जानते ही हैं। जनन प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होगी तो गर्भस्थ शिशु का विकास भी ठीक से नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से जो कमजोर शिशु का जन्म होगा, ठीक है, और माँ और शिशु के जीवन को भी जोखिम रह सकता है। ये हमने जाना है कि एक तो शिशु का विकास ठीक से नहीं होगा, अगर हो भी जाता है विकास ठीक से तो भी उसके जीवित रहने की, और महिला जो बालिका है या महिला हम कहेंगे जो कि एक शिशु को जन्म देने वाली है, उसके मृत्यु की संभावना भी अधिक रहती है। इसके गर्भपात होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। फिर माँ द्वारा दवाइयों के सेवन, माँ द्वारा दवाइयों का सेवन, अब दवाइयाँ कौन देता है, डॉक्टर ही देता है। तो दवाइयों का सेवन जो है वह डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अगर दवाई लेनी पड़ रही है किसी भी प्रकार की तो डॉक्टर की सलाह पर ही, चिकित्सा की परामर्श के द्वारा ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसे गर्भावस्था के दौरान एक्सरे से भी बचना चाहिए। क्योंकि क्या है, एक्सरे क्या करता है, भ्रूण के विकास को हानि पहुंचाता है। फिर एक शब्द आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड, जिसे हम कहते हैं सोनोग्राफी। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वह भी, यानी कि सोनोग्राफी भी करवाई जाती है गर्भवती महिला की समय समय पर चिकित्सक के परामर्श पर। तो वह नुकसानदायक नहीं होती है। इसकी जो तरंगे हैं वह गर्भस्थ शिशु को नुकसान नहीं पहुंचाती है, जैसा कि एक्सरे की तरंगे पहुंचाती है। और यह अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी होता है, जिससे कि प्रारंभिक अवस्था में ही जो भ्रूण होता है उसमें किसी प्रकार की कोई अगर विकार है उसका पता लगाया जा सकता है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है। एक्सरे जो है वह नुकसान पहुंचाता है, अल्ट्रासाउंड नुकसान नहीं पहुंचाता है। अल्ट्रासाउंड को ही सोनोग्राफी भी हम कहते हैं। फिर है भ्रूण को प्रभावित करने वाले रोग और कीटाणु, यह भी गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि माँ को कोई बीमारी होती है, जैसे जर्मन मीजल्स है या कोई संक्रामक रोग है जैसे कि यौन संक्रामक रोग, एड्स, तो कई बार उनके कीटाणु पतले गर्भनाल की भित्ति से, गर्भनाल की जो भित्ति है जिसे हम कहते हैं गर्भाशय की दीवार, उससे भी पार करके भ्रूण तक पहुंच सकते हैं और उसके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इनका भी हमें ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को संक्रामक रोगों से भी बचकर रहना है, खुद को इनसे दूर रखना है। नशीले पदार्थ, अब नशीले पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, जैसे शराब है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, अफीम है, गांजा है। ये सभी गर्भनाल के रास्ते से भ्रूण की रक्त नलिकाओं में पहुंचते हैं और उसे भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनका भी हमें ध्यान रखना है कि गर्भावस्था के समय इनके उपयोग से भी दूर रहना है, इनका भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो है वह गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। फिर है गर्भवती महिला की देखरेख कब करनी है, प्रसव पूर्व
करनी है और प्रसव पश्चात भी करनी है। वैसे तो गर्भवती महिलाएं हो या गर्भवती महिला न भी हो, सामान्य महिला भी हो या सामान्य पुरुष हो, जो भी हैं सभी की देखरेख की जाती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उनकी देखरेख किस तरह से की जाती है और क्यों की जाती है, इसका अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करेंगे, इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। गर्भावस्था के जो 9 महीने हैं उसके दौरान होने वाले प्रमुख परिवर्तन को तो आपने जान ही लिया है, ठीक है। फिर गर्भवती महिला के गर्भाशय में तीव्रता से विकसित होने वाले भ्रूण के साथ उसे इस अवधि के दौरान शारीरिक और भावात्मक तनाव का अनुभव होता है। यानी कि इस स्थिति में वह खुश तो होती ही है महिला, जो गर्भवती महिला है वह गर्भस्थ शिशु की उपस्थिति में खुश तो होती है कि भाई वह अब माँ बनने वाली है, इसके कारण वो खुश तो होती है, लेकिन साथ में शारीरिक थकान और भावात्मक तनाव भी होता है। उसमें भावात्मक तनाव कैसा कि पता नहीं कैसे डिलीवरी होगी, क्या होगा, कौन संभालेगा, कब संभालेगा, कब मुझे जाना होगा, किस तरह की दवाइयाँ लेनी होगी। और शारीरिक थकान इस तरह से, शारीरिक तनाव इस तरह से कि खुद को परेशान भी महसूस करती है। गर्भस्थ शिशु को खुद के शरीर में उपस्थिति उसे परेशानी भी देती है, जैसे वजन से है या दवाइयाँ लेनी है या किसी तरह की कोई पीड़ा है। इनको देखते हुए वह खुद को शारीरिक रूप से परेशान भी मानती है। तो जीवन भर के लिए महिला की उचित देखभाल करना तो अत्यंत आवश्यक है ही, किंतु गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उसे अत्यधिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो अत्यधिक देखरेख कौन प्रदान करता है? गर्भस्थ शिशु के पिता, यानी कि गर्भवती महिला के जो पति हैं वो, उसके सास ससुर, आस पड़ोसी, डॉक्टर या नर्स, जो भी जानते हैं कि वह महिला गर्भवती है, वह उसकी देखरेख करते हैं, उसकी सार संभाल करते हैं और उसकी सहायता करते हैं। ताकि क्यों क्यों करते हैं उसकी सहायता? क्योंकि वह जानते हैं कि वह गर्भवती महिला है और उसे अधिक देखरेख की आवश्यकता है। तो गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है? तो कौन कौन सी? सबसे पहली बात होगी चिकित्सा जांच की। चिकित्सा जांच का तो ध्यान रखना ही होगा। चिकित्सा जांच क्योंकि समय समय पर डॉक्टर को भी दिखाना होगा। तो चिकित्सा जांच क्या होगी? सबसे पहले अब हमने सबसे पहला लक्षण क्या पढ़ा था कि माहवारी आना बंद हो जाएगी। तो माहवारी आना बंद हो गई तो हम ये थोड़ी मान लें कि भाई महिला गर्भवती है। उसके लिए आपको क्या करवाना होगा? चिकित्सकीय जांच करवानी होगी। तो डॉक्टर जो है वो सामान्य मूत्र परीक्षण के द्वारा ये जांच करके बता देगा कि वह महिला गर्भवती है या नहीं है। तो स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर द्वारा एक सामान्य मूत्र परीक्षण किया जाएगा, जिसके दौरान महिला की जांच की जा सकेगी कि क्या वह गर्भवती है या नहीं है। क्योंकि माहवारी नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम हमेशा कि वह महिला गर्भवती है। और सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कि वह उचित चिकित्सकीय जांच करवाए और समय समय पर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए खुद जाए, उसकी देखरेख में रहे, खुद को उसकी देखरेख में रखे, चिकित्सक की देखरेख में। अब गर्भवती महिला को शीघ्रातिशीघ्र कहाँ जाना होगा? समीपवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में। अब समीपवर्ती स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि कोई सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हो सकता है या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो सकता है या कोई भी पास में एक डॉक्टर हो, तो उसके पास स्वयं को पंजीकृत भी करवा लेना चाहिए, खुद को पंजीकृत भी करवा लेना चाहिए कि वह गर्भवती है और इस समय उसकी जो है वह प्रसव होने वाला है, ताकि डॉक्टर या आसपास में जो भी अस्पताल है वह उसका ध्यान कर सकें। फिर डॉक्टर ये सुनिश्चित करता है कि सभी गर्भवती महिलाएं कुछ नियमित कौन कौन सी जांच करवाएं? रक्त की और मूत्र की जांच करवाएं। उनमें से कौन कौन सी जांच शामिल होती है? जैसे हीमोग्लोबिन की जांच क्यों की जाती है? जिससे कि जो महिला है वह एनीमिया रोग से ग्रसित है या नहीं है, इसका भी पता लग जाए। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। और रक्त समूह की जांच की जाए और रक्त शर्करा जो कि बताता है कि मधुमेह रोग यानी कि उसे डायबिटीज़ तो नहीं है। और VDRL परीक्षण यानी कि यौन प्रसारित संक्रमणों के लिए ये जो परीक्षण है वह किया जाता है। तो कौन कौन सी जांच हुई है? एक तो हीमोग्लोबिन की जांच हुई है, रक्त समूह की जांच हुई है, रक्त शर्करा की जांच हुई है और VDRL जांच भी हुई है। VDRL
IRL जांच ये किस लिए हुई है? ताकि यौन संक्रामक रोग से ग्रसित तो नहीं है वह गर्भवती महिला, इसकी जांच करने के लिए भी यह रक्त जांच की जाती है। फिर उसका वजन भी लिया जाता है। रक्त की और मूत्र के परीक्षण के अलावा वजन भी लिया जाता है कि वजन जितना होना चाहिए उस गर्भवती महिला का उतना है या नहीं है। अगर उतना नहीं है तो किस तरह से वजन बढ़ाया जाए, और अगर ज़्यादा है तो किस तरह से उसे संतुलित रखा जाए। और उसके अलावा उसे टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इस प्रकार सुरक्षित मातृत्व और प्रसव को सुनिश्चित किया जाता है। प्रसव के प्रथम 8 महीनों में प्रत्येक माह कम से कम एक बार, तो जो 9 महीने हैं उसमें से शुरू के 8 महीने में हर महीने उसे कम से कम एक बार तो डॉक्टर को दिखाने खुद को जाना ही चाहिए। डॉक्टर की देखरेख में खुद को रखना ही चाहिए। अवश्य उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अंतिम माह में सप्ताह में एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी कि 8 महीने तक तो आप हर महीने गए हो, और आखिरी का जो 1 महीना है उस 1 महीने में सप्ताह कितने होते हैं? 4। तो हर सप्ताह में उसे जाना चाहिए डॉक्टर के पास खुद की जांच के लिए। फिर है पोषण की बात। तो पोषण स्वस्थ रहने के लिए, सभी को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता के अनुकूल हो। तो उसी तरह से गर्भवती महिलाओं को भी सभी पोषक तत्वों युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें सही मात्रा में भोजन का सेवन करना चाहिए और इस अवधि के दौरान पर्याप्त पोषक तत्व वाला भोजन लेना चाहिए। पर्याप्त पोषक तत्व वाला भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। वह उसे लेना चाहिए और नियमित अंतराल पर लेना चाहिए भोजन भी। ये नहीं कि सुबह लिया उसके बाद में रात को भोजन किया, नहीं। इस समय बच्चे का जो गर्भस्थ शिशु है उसका वृद्धि विकास तीव्र गति से हो रहा होता है, इसलिए उसे कम से कम दिन में 6 बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर गर्भावस्था के प्रथम 3 महीनों के दौरान क्या रहता है? मितली और उल्टी आने की संभावना रहती है ना। अपन ने पढ़ा है इस गर्भावस्था के लक्षणों के अंदर कि प्रथम जो 3 महीने हैं उसमें जो गर्भवती महिला है उसे मितली आने की या उल्टी आने की या जी खराब रहने की परेशानी का सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है किस बात का, कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि गर्भवती महिला को मितली आ रही है या उल्टी आ रही है, तो क्या कर सकते हैं अपन? उसे प्रातः समय पर भोजन करना चाहिए और समय पर सामान्य भोजन उसे करना चाहिए। विशेष रूप से प्रातः के समय सामान्य जो समस्या है उस समय पर उसे सामान्य भोजन करना चाहिए, अगर मितली नहीं आ रही है, अगर उसका उल्टी का मन नहीं कर रहा है। फिर है प्रातःकाल की जो ये समस्या थी मितली की और उल्टी की, तो उससे निपटने के लिए क्या करना है? गर्भवती महिला को सुबह एक टोस्ट, यानी कि भूखे नहीं रहना है। भाई आप ये सोचो कि उल्टी आने वाली है, उल्टी का मन कर रहा है तो आप कुछ भी ना खाओ, ऐसा नहीं है। आप सुबह एक टोस्ट या एक बिस्कुट या पके हुए चावल खा सकते हैं, जिससे क्या होगा? जिस समय ये मितली ना आ रही हो तो उस समय भोजन करके आपके जो पोषक तत्वों की जो स्थिति है ना उसे सुधार सकते हैं। अगर उल्टी नहीं आ रही है, मितली नहीं आ रही है, तो आपको सामान्य भोजन करना चाहिए ताकि पोषक तत्वों की आप में कमी ना रहे। फिर है आयरन से युक्त आहार लेना चाहिए। आयरन से युक्त आहार किससे मिल रहा है? आयरन आपको आयरन जो मिल रहा है वो किस किस से मिल रहा है आपको? हरी पत्तेदार सब्जियों से, ऑर्गन मीट से जैसे कि गुर्दा, किडनी, स्प्लिन, अंडे, गुड़ आदि से। इन्हें भी भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। आयरन क्यों सम्मिलित करना चाहिए? एक हमने जो कमी बताई है, क्या कमी बताई है कि क्यों जांच की जाती है रक्त की? ताकि हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, कहीं आप में रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग तो नहीं है। तो एनीमिया रोग से बचने के लिए आहार में आयरन को सम्मिलित करना चाहिए। आहार में आयरन को सम्मिलित करने के लिए ये जो खाद्य पदार्थ हैं, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑर्गन मीट, इनको भी आहार में सम्मिलित करना चाहिए ताकि प्रचुर मात्रा में उसे आयरन मिल सके। फिर प्रसव के दौरान होने वाली एक अन्य सामान्य समस्या कब्ज की होती है। कब्ज की समस्या क्योंकि क्या होता है? कब्ज की समस्या क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक रूप से जो गर्भवती महिला है वो खुद को उतना क्रियाशील नहीं रख पाती है, शारीरिक रूप से उतनी गतिविधि वह नहीं कर पाती है, इसलिए क्या होगा? कब्ज की समस्या भी इस दौरान हो जाती है। तो कब्ज की समस्या के निवारण के लिए क्या करना होगा? उसे हरी पत्तेदार सब्जियां,
सलाद, फल, ये आहार में उसे सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि कब्ज की समस्या का निवारण किया जा सके। इससे निपटने के लिए प्रचुर मात्रा में फल, सलाद खाने चाहिए और भारी मात्रा में द्रव्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। फिर हमने एक पढ़ा था गर्भावस्था के लक्षण के अंदर कि गर्भवती महिला जो होती है उसे कुछ मीठा या मसालेदार खाने का मन करता है, लेकिन यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, मसालेदार और तले हुए भोजन नहीं करना चाहिए, इससे उसे बचना चाहिए। इससे बचना क्यों जरूरी है, जिससे कि क्या हो, गैस की समस्या ना हो और बेचैनी की समस्या ना हो। इसलिए मसालेदार और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन हमें भोजन में नहीं करना है, जिससे गैस और बेचैनी की समस्या से दूर रह सकते हैं। और दिन का जो अंतिम भोजन है वह सोने से 2 से 3 घंटे पूर्व 2 से 3 घंटे पूर्व भोजन हमें कर लेना चाहिए। किस तरह का भोजन करना चाहिए, हल्का, कम मिर्च मसाले वाला और तला हुआ नहीं, यानी कि गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर वजन जैसे कि गर्भवती महिला यानी कि गर्भस्थ शिशु का भी वृद्धि विकास हो रहा है, तो इस दौरान गर्भस्थ शिशु का भार भी उसके भार में जुड़ गया, तो इस समय जो उसका भार है वह कम से कम कितना बढ़ जाता है, 8 से 11 किलो तक इसका जो भार है वह बढ़ जाता है। तो क्योंकि जो भ्रूण है उसका भी विकास हो रहा है, गर्भवती महिला का वजन जो है वो इसी कारण बढ़ रहा है, तो उसके भार कितना बढ़ गया है, 8 से 10 किलोग्राम बढ़ गया है। 8 से 10 किलोग्राम बढ़ गया है, जिससे क्या होगा, एक स्वस्थ शिशु के विकास को यह दर्शाता है। 8 से 10 किलोग्राम वजन बनना गर्भावस्था के समय वो स्वस्थ शिशु के विकास को दर्शाता है। तो उसे डॉक्टर के पास जब भी वह जाती है, प्रत्येक बार, जैसे हमने क्या पढ़ा था, 9 महीने की अवधि है गर्भावस्था वाली, तो शुरू के जो 8 महीने हैं उसे हर महीने जाना चाहिए। तो जितनी बार भी वो डॉक्टर के पास जाए उतनी बार उसे खुद का वजन भी नपवाना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ भाई उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए तीसरी तिमाही यानी कि 6 से 9 महीने का जो समय है, उस समय अगर उसका वजन ना बढ़े या बहुत तेज गति से बढ़े, तब भी उसे डॉक्टर से इस बारे में परामर्श लेना चाहिए। यानी कि वजन में तीव्रता से वृद्धि अगर होने लगती है या बंद हो जाता है बढ़ना वजन, तो भी उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिर दवाइयाँ लेना। अब दवाइयाँ हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, दवाइयाँ कोई सी भी लेनी है वो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। डॉक्टर ने अगर कोई दवाई लेने को बोली है तभी कोई दवाई लेनी है। तो डॉक्टर किस तरह की दवाइयाँ लेने के लिए बोल सकता है, अब गर्भावस्था का समय है तो यहाँ पे वृद्धि विकास तीव्र गति से हो रहा होगा, तो इस समय डॉक्टर जो दवाइयाँ देगा उसमें किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन नहीं करना है डॉक्टर के परामर्श के। फिर डॉक्टर जो है वो एनीमिया से बचने के लिए दवाइयाँ देगा, तो एनीमिया से बचने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होगी, आयरन और फॉलिक एसिड। तो ये दवाइयाँ आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट जो है वो डॉक्टर दे सकता है। फिर पहले से पहने जाने वाले जो कपड़े होते हैं, अब जो सामान्य अवस्था में जो कपड़े पहने जाएंगे उसकी तुलना में तो हमारा वजन भी बढ़ गया है और वजन भार में भी बढ़ गया है और मोटाई में भी बढ़ गया है। तो सामान्य तरह जो कपड़े पहने जाते हैं उसके अतिरिक्त कुछ कपड़े पहनेंगे ना, ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे ताकि जो वो बड़ा हुआ शरीर है वह दिखाई ना दे। तो इसके लिए हमें क्या पहने होंगे, ढीला कुर्ता और सलवार, देखने में अच्छा और पहनने में आरामदायक होता है। और एक अच्छी तरह से पहनी हुई साड़ी भी बड़े हुए पेट को ढक कर रखती है और सुंदर दिखाती है। तो ये सुनिश्चित कर लें कि पहने हुए जो कपड़े हैं वो उससे क्या हो, शरीर के संचालन में। अब हमने बात की है कि ढीला कुर्ता या सलवार हम पहनेंगे या साड़ी भी हम पहन सकते हैं, तो जो भी हम कपड़े पहने तो हम ये पहले से ध्यान रखेंगे कि जो कपड़े हमने पहने हैं उससे चलने फिरने में तो हमें कोई परेशानी नहीं है। कहीं हम पैरों से चल कर जा रहे हैं और वो कपड़े हमारे पैरों में ही उलझ जाएं और हम गिर जाएं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि कपड़े किस तरह के पहने जाएं जिससे कि शरीर के संचालन में कोई परेशानी ना हो, कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। व्यायाम और आराम। अब व्यायाम और आराम तो सामान्य अवस्था में हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए कहते हैं भाई कम से कम 30 मिनट तो व्यायाम करना ही चाहिए, योगा करना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है भाई योगा नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है। हाँ बिल्कुल घूम फिर सकते हैं आप, जो सामान्य अवस्था में शारीरिक गतिविधि या जो भी कार्य आप कर रहे थे वो आप कर सकते हैं। घर के जो काम आप करते थे पहले वो आप कर सकते हैं,
और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आराम भी करना है। तो एक गर्भवती महिला को सक्रिय बने रहने के लिए क्या करना होगा, अपनी सामान्य दिनचर्या के कार्यों को तो करना ही होगा, और साथ में यह ध्यान रखना होगा कि भारी वस्तुएं नहीं उठानी है, भारी वस्तुओं से उन्हें दूर ही रहना होगा, उठानी नहीं है, और स्वयं को किसी प्रकार की चोट भी नहीं लगनी चाहिए। और डॉक्टर द्वारा जो वो बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं को आराम यानी कि कम से कम 10 घंटे की नींद की सलाह दी गई है। इसके अलावा खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए भी उसे खुद को विश्राम देने की ज़रूरत होती है, ताकि वह खुद को शांत, खुद के मस्तिष्क को, खुद के मानसिक स्थिति को शांत रख सके और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। फिर बात करते हैं सुरक्षित प्रसव की। अब सुरक्षित प्रसव जब नाम आता है तो आप समझ सकते हैं सुरक्षित प्रसव कहाँ पर हो सकता है, अस्पताल में ही हो सकता है, किसी चिकित्सालय में ही हो सकता है, और किसी विशेषज्ञ या विशेष डॉक्टर की उपस्थिति में ही सुरक्षित प्रसव हो सकता है। तो जब भी प्रसव की बात आती है तो हमारे दिमाग में कई बातें सामने आ जाती है कि प्रसव का कौन सा समय होगा, कौन सी तारीख को होने की संभावना है, डॉक्टर ने क्या तारीख दी हुई है, और जो तारीख दी हुई है उस समय पर कौन कौन घर में होना चाहिए, गर्भवती महिला के साथ में कौन जाएगा, क्या क्या सामान लेकर जाएगा, क्या क्या ज़रूरी कागज़ है जो उसे लेके जाने होंगे, किस तरह गर्भवती महिला का उस समय ध्यान रखा जाएगा, ये सारी बातें दिमाग में चलने लगती है। तो यहाँ हम वही बात कर रहे हैं सुरक्षित प्रसव की। तो एक महिला के जीवन में ये जो है वह सबसे रोमांचक समय होता है। कौन सा समय? शिशु को जन्म देने का समय। तो सुरक्षित प्रसव कब संभव है? अभी हमने बात की है जब हम बात कर रहे हैं अस्पताल में प्रसव की, जब हम बात कर रहे हैं प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र की, और जब हम बात कर रहे हैं किसी पंजीकृत नर्सिंग होम की। यहीं पर यानी कि अस्पताल में, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में और पंजीकृत नर्सिंग होम में ही सुरक्षित प्रसव संभव हो पाता है। घर पर किसी दाई को बुलाकर अगर हम कहें सुरक्षित प्रसव हो पाता है तो क्या ऐसा है? नहीं है ना। फिर हम बात करते हैं स्वयं को एक डॉक्टर के पास सबसे पहले पंजीकृत करवाना चाहिए। फिर शिशु के जन्म के समय मिलने वाली जो सक्षम चिकित्सा देखभाल है उसे भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। जब तक आप खुद को पंजीकृत नहीं करवाते हो एक गर्भवती महिला के रूप में, तब तक आपको चिकित्सकीय देखभाल मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। जब आप पंजीकृत करोगे तभी तो अस्पताल को या चिकित्सा केंद्र है उसे पता होगा कि आप एक गर्भवती महिला हैं। हालांकि संस्थागत जो प्रसव होता है हमेशा सुरक्षित होता है, और विशेष रूप से अस्पताल और नर्सिंग रूम में ही ऐसा हो पाता है। यानी कि आपको खुद को अगर सुरक्षित प्रसव करवाना है तो आपको कहाँ जाना होगा? किसी अस्पताल में या नर्सिंग होम में ही जाना होगा। अब हम बात करें नवजात शिशु और माँ की देखभाल की। नवजात शिशु और माँ की देखभाल जैसे कि हमने पहले की थी, यानी कि प्रसव पूर्व किस तरह से देखभाल की जानी चाहिए, वही बातें जन्म के पश्चात यानी कि शिशु के जन्म के पश्चात हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका अध्ययन हम इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे जब हम बात कर रहे हैं प्रसव पश्चात की। प्रसव का अर्थ हम जानते ही हैं, प्रसव का अर्थ क्या होता है? जन्म होता है, और पश्चात का अर्थ होता है बाद। तो जन्म के बाद, तो जन्म के बाद किसकी देखभाल करनी है आपको? जिस शिशु ने जन्म लिया है उसकी, और उसकी माँ की, यानी कि जो गर्भवती महिला थी अब जिसने जन्म दे दिया है यानी कि शिशु की माँ, उसकी देखभाल हमें किस तरह से करनी है इसका हम इस बिंदु में अध्ययन करेंगे। तो प्रसव पश्चात में, पश्चात से तात्पर्य प्रसव के बाद की अवधि से है। इस प्रकार प्रसव पश्चात का अर्थ क्या हुआ? शिशु के जन्म के बाद की अवधि। हालांकि ये सही है कि नवजात जो शिशु है वो अत्यधिक स्नेह और देखभाल की आवश्यकता होती है उसको, क्योंकि जो शिशु का अभी जन्म हुआ है वह एक सहारे पर ही निर्भर करता है, वह सबसे निसहाय होता है, उसे सहारा देना आवश्यक होता है। वही यानी मनुष्य का शिशु ही एक ऐसा है जो खुद पर निर्भर नहीं करता है, उसे हमें ही सार संभाल उसकी करनी होती है। तो यह भी सत्य ही है कि हाल ही में जिसका जन्म हुआ है उसे माँ को भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, यानी कि केवल शिशु को ही देखभाल की आवश्यकता नहीं होती, उस महिला को भी देखभाल की आवश्यकता होती है जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है, क्योंकि वह भी एक विशिष्ट अवधि से गुजरी है, उसने अभी एक शिशु को जन्म दिया है, तो शारीरिक रूप से वह खुद भी कमज़ोर है, इसलिए उसे खुद को भी देखभाल की आवश्यकता होती है।
तो शिशु को जन्म देने के पश्चात उसके शरीर को शक्ति की प्राप्त करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब जो उसका शरीर है वह कमज़ोर है, तो उसे अब शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए कुछ समय की भी आवश्यकता होती है। कुछ समय तक वह बिल्कुल कमज़ोर महसूस करती है खुद को। तो प्रसव के पश्चात यदि वह उचित रूप से अपनी देखभाल नहीं करती है तो क्या होगा, उसमें संक्रमण होने की संभावना रहेगी, वह अधिक बीमार हो जाएगी या संक्रमण उसे घेर लेंगे, वह खुद को कमज़ोर महसूस करेगी, बीमारियों से घिर जाएगी और बीमार माँ अगर होगी तो शिशु जो जिसको उसने जन्म दिया है वह भी बीमार हो जाएगा। तो नवजात शिशु लंबे समय के लिए जो होता है वो लगभग 16 घंटे के लिए सोता है और समय समय पर रोता भी है। 16 घंटे सो तो रहा है लेकिन समय समय पर बच्चे रोते ही तो हैं, तो रोता भी है और बार बार क्या करता है, उसे दूध भी पिलाना पड़ता है और उसकी जो ज़रूरी दूध पिलाने के साथ में बार बार मूत्र त्याग करता है, इसलिए बार बार उसके कपड़े भी बदलने होते हैं। तो शिशु को सोने और नींद से जगने की एक क्रम को विकसित करने में अभी समय लगता है, लगभग 3 महीने का 4 महीने का समय अभी उसे लगता है। प्रथम कुछ महीनों के लिए वह माता पिता ही उसके उठने तथा सोने के समय के अनुसार चलना पड़ता है। लगभग 3 से 4 महीने की ऐसी अवधि है कि वह दूसरों पर ही निर्भर करता है। किस बात के लिए, सोने के लिए और जगने के लिए उसे दूध भी उसको पिलाना पड़ता है माता पिता को ही। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रसव पश्चात की। इस अवधि को हमने और क्या बोला है, चौथी तिमाही। तो 3 तिमाही तो हम पहले पढ़ चुके थे और ये कौन सी है, प्रसव पश्चात की, जो जन्म के बाद की ये वाली भी 3 महीने की अवधि ही मानेंगे हम। इसे हमने क्या बोला है, चौथी तिमाही बोला है। क्यों, क्योंकि निश्चित तौर पर इस अवधि का समय लगभग 3 महीने का ही होता है। और चौथी तिमाही शब्द का अर्थ क्या हुआ, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के लिए कुछ महीने और प्रसव की अवधि को निरंतर तथा विशेष महत्व प्रदान किया गया है। जो ये अवधि है 3 महीने की जन्म के पश्चात, उसको विशेष महत्व दिया गया है शिशु के लिए भी और महिला के लिए भी, ताकि जो शारीरिक कमजोरी शिशु के जन्म के पश्चात उसे आई है वह उसका निराकरण कर पाए और खुद को वापस से पहले के समान सामान्य स्थिति में ला पाए। फिर नवजात जो शिशु है और माँ की देखरेख करते समय कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखेंगे, वह सब बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं, एक तो सबसे पहले हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस समय जो बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है शिशु ने, उसकी स्वच्छता सबसे पहले ध्यान रखी जाएगी। तो जो नवजात शिशु है उसकी साफ़ सफाई का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसकी त्वचा में क्या होता है, झुर्रियाँ होती है और उसकी त्वचा पर सफ़ेद मक्खन जैसे तत्व लगे हुए होते हैं और कुछ महीन बाल भी उसे ढके हुए होते हैं। तो इनकी साफ़ सफाई का हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके शरीर को गुनगुने साफ़ सफाई कैसे करेंगे, गुनगुने पानी से उसे साफ़ करेंगे, गुनगुने पानी में भीगे हुए स्वच्छ कपड़े से साफ़ करेंगे। और उसकी त्वचा को जोर से रगड़ना नहीं है, अभी हमने बात किया सफ़ेद मक्खन सा लगा हुआ होता है, तो कोमल त्वचा है इसलिए उसको रगड़ कर साफ़ नहीं करेंगे, हल्के हाथों से साफ़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही तत्व संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और समय के साथ अपने आप ही निकल जाते हैं। जो हमने बोला सफ़ेद मक्खन सा तत्व से लगे होते हैं और महीन कोमल बाल होते हैं, यह समय के साथ में अपने आप ही निकल जाते हैं। और नाल को काटते समय भी आपको सावधानी रखनी है। अब ये काम तो खैर डॉक्टर का है, लेकिन डॉक्टर ने नाल काट दी, उसके बाद में आप क्या ध्यान रखोगे कि जो नाल वाला भाग है उसको शुष्क रखना है, धूल मिट्टी से बचा के रखना है, हवा उसे लगनी चाहिए ताकि वह सूख पाए। तो यहाँ हम ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो विकसित जो भ्रूण है वह एम्ब्लिका नामक नलिका द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। जो भ्रूण होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होगा ना, और एम्ब्लिका नामक नलिका द्वारा, इसी से तो जो शिशु है उसे ऑक्सीजन मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं। तो शिशु का जब जन्म होने के बाद में क्या होगा, उस नाल को काट कर प्लेसेंटा से अलग कर दिया जाता है। अब ये जो होता है वो आपकी नाभि वाला भाग होता है, नाभि वाला बिंदु होता है जहाँ से कि आपकी नाल काटी गई होती है। और तो हाल ही में काटी गई जो नाल है उसकी रक्षा करने के लिए क्या किया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि उसे क्या करेंगे, शुष्क रखेंगे, शुष्क रखेंगे, गीला नहीं होने देंगे। गीला अगर होगा तो संक्रामक रोग यानी कि मच्छर मक्खी वहाँ बैठेंगे और बीमार होने की संभावना शिशु की अधिक रहेगी। तो उसको शुष्क रखेंगे, धूल मिट्टी से बचा के रखेंगे और हवा उस पर लगनी चाहिए। तो शुष्क रखने के लिए देखो उस पर हवा लगनी है, वो ज़रूरी है। और घर में अगर साफ़ सुथरा है तो वहाँ मक्खी मच्छर नहीं होने चाहिए।
और काटी गई जो नाल है उसे खुला छोड़ देना चाहिए। खुला छोड़ोगे तभी तो शुष्क रख पाओगे ना, तभी तो वहाँ हवा लग पाएगी। और यदि घर में अगर धूल मिट्टी या मक्खियाँ हैं तो उसे हल्के से ढककर रखेंगे। अगर धूल मिट्टी या मक्खी है तो उसे क्या किया है हमने, ढककर रखा है। अब माँ के लिए किस तरह से स्वच्छता रख रहे हो, ये तो हमने बात की शिशु के लिए स्वच्छता की। तो माँ के लिए स्वच्छता आपने कैसे रखनी है, तो यह रखने के लिए आपको क्या करनी है, तो जिस कमरे में वह रह रही हो वहाँ वह साफ सुथरा होना चाहिए, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, सुसंवातित होना चाहिए यानी कि हवादार होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा हो, प्रकाशमान हो, हवादार हो वह कमरा। प्रतिदिन उसे स्नान करना चाहिए और इसके साथ ही टाँकों को उसे सूखा रखना है, गीला नहीं करना है, गीला नहीं रखना है। गीला अगर रखेंगे तो संक्रमण होने की संभावना रहेगी, इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए उसे क्या करना है, टाँकों को सूखा रखना है। अब है टीकाकरण। तो टीकाकरण की अगर हम बात करते हैं तो शिशु को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए समय पर टीका लगाना जरूरी है, जो कि सभी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर निःशुल्क लगाए जाते हैं। निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर, निजी अस्पतालों में ये टीके जो होंगे वो निःशुल्क लगाए जाएंगे। क्यों लगाए जाएंगे, शिशु को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए हम टीके लगवा रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के टीके हैं जिनको अलग अलग समय पर लगाए जाते हैं। इसके लिए हम एक तालिका को देखते हैं। जैसे कि BCG का टीका है, पोलियो ड्रॉप्स हैं, ये दोनों कब लगाने हैं, आपको जन्म के समय लगाने हैं। BCG का टीका और पोलियो ड्रॉप्स जन्म के समय पर। फिर आगे हम बढ़ते हैं, पोलियो ड्रॉप्स आप कब और दे रहे हो, 6 सप्ताह पर भी दे रहे हो। फिर हेपेटाइटिस B कब दे रहे हो, 6 सप्ताह पे दे रहे हो। उसके बाद में 10 सप्ताह पर भी पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हो। हेपेटाइटिस B 10 सप्ताह पर भी दे रहे हो। फिर उसके बाद में पोलियो ड्रॉप्स आप 14 सप्ताह पर दे रहे हो। फिर हेपेटाइटिस B 14 सप्ताह पर दे रहे हो। इसके अलावा गलघोटू जो टीका है वो आप कब दे रहे हो, 9 से 12 महीना यानी कि 1 वर्ष के होने पर। तो यहाँ हमने बात की है प्राथमिक टीकाकरण की। फिर अगर हम देखें बूस्टर डोज के बारे में, तो बूस्टर डोज इसके लिए आयु दी गई है प्रत्येक डोज का नाम देते हुए। जैसे DPT प्लस पोलियो ड्रॉप्स आपको 16 से 24 महीने की आयु पर देनी है बच्चे के। फिर DT ये 5 वर्ष की आयु पर देनी है। टिटनेस टॉक्साइड यानी TT का टीका ये 10 वर्ष की आयु पर या फिर और 16 वर्ष की आयु पर देना है। फिर विटामिन A ये कब देना है आपको, 9, 18, 24, 30, 36 इन महीनों पर आपको विटामिन A का ड्रॉप्स देनी है। फिर आगे बढ़ें, गर्भवती महिला को, वो तो हमने शिशु के लिए पढ़ा था, अब ये गर्भवती महिला की बात आ रही है। तो टिटनेस का पहली खुराक कब देनी है, पहला टीका कब लगवाना है, गर्भावस्था के दौरान यथासंभव शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके तब। फिर उसकी दूसरी खुराक देनी है कब, पहली खुराक के 1 महीने के बाद में। पहला आपने टिटनेस लगवा लिया गर्भवती महिला को और उसके 1 महीने बाद में दूसरा लगवाना है आपको। फिर बूस्टर डोज 3 वर्ष के भीतर लगवानी होती है। तो ये हमने अलग अलग टीकों की बात की है। आगे हम बढ़े पोषण पर। तो पोषण जो ये बताता है कि शिशु के लिए किस तरह का पोषण होना चाहिए और जिस माँ ने अभी शिशु को जन्म दिया है उसके लिए किस तरह का पोषण होना चाहिए। तो शिशु के आहार की अगर हम बात करें तो जिस शिशु ने अभी जन्म लिया है उसके लिए आहार क्या होगा, माँ का दूध ही तो उसके लिए आहार हुआ ना। माँ का दूध जिसे क्या बोला गया है, सर्वोत्तम आहार कहा गया है, वही एक शिशु का आहार है। तो शिशु के जन्म के पश्चात पहले घंटे से ही माँ का दूध पिलाना सर्वोत्तम होता है। अब माँ के दूध में पहले से दिन कुछ क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम नामक पीला तरल आता है माँ के दूध में, जिसे कई लोग बेकार या गंदगी समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें ही तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि शिशु को अलग अलग रोगों से, अलग अलग बीमारियों से बचाती है, उनसे प्रतिरक्षा करती है शिशु की। तो ये कोलेस्ट्रॉम शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इनमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि शिशु को संक्रमणों से यानी कि संक्रामक रोगों से बचाने में सहायता करती है। फिर इस द्रव्य में व्यापक मात्रा में प्रोटीन होता है। अब दूध में प्रोटीन तो होगा ही, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो कि गाढ़ा तरल पदार्थ है, गाढ़ा दूध है, उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होगा। तो पहले 6 महीने में शिशु के लिए केवल माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। और फिर भी
6 महीने भी नहीं तो आप कम से कम 4 महीने तो पिलाओगे, और 4 महीने के पश्चात में आप कुछ और अनुपूरक आहार के रूप में उसे माँ के दूध के अलावा भी दे सकते हो। अनुपूरक आहार का मतलब जैसे दाल का पानी है, चावल का पानी है, सब्जियों का पतला शोरबा है, दूध में बिस्किट डाल के देना है, दलिया या खिचड़ी पतले रूप में, तरल रूप में छान करके, तो वह भी अनुपूरक आहार के रूप में शिशु को दिया जा सकता है। कौन से शिशु को? जो कि 4 महीने का हो चुका है। फिर हम माँ के लिए देखें तो फिर हम आगे देखें कि माँ के दूध और बॉटल के दूध में सर्वोत्तम क्या होता है। तो माँ के दूध और बॉटल के दूध में हमें पता ही है कि सर्वोत्तम तो माँ का दूध ही होगा, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ भी होती है जब माँ का दूध शिशु को उपलब्ध नहीं होता है, उस स्थिति में बॉटल का दूध दिया जा सकता है। तो माँ के दूध को क्या बोला है? सर्वोत्तम बताया गया है। और माँ का दूध जो पीने वाला शिशु होगा वो अधिक स्वस्थ होगा, अधिक ताकतवर होगा, और उसकी मृत्यु की भी कम संभावना रहती है। तो कई बार शिशु को विभिन्न कारणों से बोतल का दूध पिलाया जा सकता है, जैसे कि अभी हमने बात की है, लेकिन यदि संभव हो तब भी क्या होना चाहिए? उसे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि यह माँ और शिशु दोनों के लिए ही लाभदायक होता है और दोनों के बीच में एक भावात्मक संबंध भी उत्पन्न करता है। अब माँ के दूध और बॉटल के दूध, इनके बीच में हम बात कर रहे हैं तुलना की। अब यहाँ हम तुलना भी कह सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं कि माँ का दूध ज़्यादा सर्वोत्तम कैसे है बॉटल के दूध से, उसको यह तालिका बता रही है। जैसे कि पोषक तत्व, अब माँ का दूध में ही तो पोषक तत्व ज़्यादा होंगे ना, तो माँ के दूध में आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त अनुपात में जिस अनुपात में शिशु को आवश्यकता है विभिन्न पोषक तत्वों की, उस अनुपात में ये उपस्थित होंगे माँ के दूध में। तो इस दूध को शिशु के लिए आसानी से जो है वह पचा पाता है, क्योंकि उसमें सभी जो आवश्यक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वह उसकी जो पाचन शक्ति है उसी के अनुसार उपलब्ध होते हैं। जबकि जो बोतल का दूध है वह पाउडर युक्त दूध में पर्याप्त पोषक तत्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और यदि ताज़ा दूध इस्तेमाल किया जाता है तो शिशु उसे पचाने में कठिनाई महसूस करता है। स्वच्छता की अगर हम बात करें तो माँ का दूध खुद माँ अपने स्तन से ही पिला रही है, इसलिए स्वच्छता की तो यहाँ बात रह ही नहीं जाती। तो माँ का दूध साफ होता ही है और इसके सेवन से शिशु में डायरिया की संभावना भी कम रहती है। जबकि हम बात करते हैं बॉटल के दूध की, तो बॉटल से यदि जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो बॉटल के संक्रमित होने की, यदि अगर उसे ठीक प्रकार से साफ नहीं किया गया है तो कुछ उसमें बैक्टीरिया या जर्म या बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक हो सकते हैं, जो बच्चों में कई बीमारियां जैसे कि दस्त है, उल्टी है, इसकी संभावना बच्चों में बढ़ा देते हैं। तो बॉटलों का उचित रूप से अगर भी संक्रमित किया जाना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा? शिशु जो है वो संक्रमण को प्राप्त कर लेगा और बीमारी उसे हो जाएगी, बीमारियां भी उसे हो सकती है। फिर है तापमान। अब माँ का दूध है, इसलिए माँ के शरीर से ही जो स्रावित हो रहा है, यानी कि माँ के शरीर के तापमान का ही ताप उस दूध का भी होगा। तो माँ का जो दूध है उसका तापमान हमेशा सही होता है और सीधा माँ के स्तन से ही मुंह में जा रहा है, किसके? शिशु के जा रहा है। जबकि जो बोतल का दूध है उसे गर्म करना होगा ना, उसे एक सामान्य तापमान पे लाना होगा, इस तापमान पे कि शिशु को उसे पिलाया जा सके। तो माँ के दूध, यहाँ दूध के तापमान को आपको समायोजित करना होगा शिशु को पिलाने के अनुसार। फिर है संरक्षक गुण। अब संरक्षक गुण का मतलब क्या है? यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडीज से। तो माँ के दूध में रोग प्रतिकारक बीमारी ना हो, एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं जो कि विभिन्न रोगों से शिशु को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जबकि हम बात करें बॉटल के दूध की तो वहाँ पर ऐसा कोई संरक्षक तत्व नहीं होता है, और यहाँ पर होता है। माँ के दूध में होता है और बॉटल के दूध में नहीं होता है। फिर बात करें माँ और शिशु के बीच में भावात्मक जुड़ाव की। अब माँ ही जब शिशु को दूध पिला रही है, माँ ही जब शिशु को दूध पिलाएगी तो माँ और शिशु के बीच में एक भावात्मक संबंध बनता है और उनके बीच में एक विशेष संबंध स्थापित होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं बॉटल के दूध की, तो बॉटल का दूध तो जरूरी थोड़ी माँ ही पिलाए। बॉटल का दूध कब पिलाया जा रहा है? जब क्या पता माँ उपस्थिति ना हो, उस स्थिति में भी पिलाया जा रहा है। तो बॉटल का दूध अगर माँ के अतिरिक्त भी कोई पिला सकता है तो बॉटल के दूध को
माँ नहीं पिला के या कोई अन्य अगर पिलाता है या माँ भी अगर पिला रही है तो भी उनके बीच में वह संबंध स्थापित नहीं हो पाता जो कि माँ जब स्वयं स्तनपान कराती है शिशु को उस समय स्थापित हो पाता है, क्योंकि बॉटल का दूध कोई भी अन्य व्यक्ति पिला सकता है, इसलिए इससे माँ और बच्चे के बीच में कोई जुड़ाव स्थापित नहीं होता है। इस तरह से हमने देखा बॉटल के दूध और माँ के दूध में क्या भिन्नता है और दोनों में से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो आगे हम चलते हैं। माँ के लिए, माँ को नर्सिंग के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाला संतुलित आहार होना चाहिए। तो माँ तो हमने बात की थी शिशु के आहार की, जो कि क्या है, माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, ये कहा है हमने। लेकिन अब बात कर रहे हैं माँ के लिए किस तरह का आहार हो। संतुलित आहार होना चाहिए, उसमें पर्याप्त पोषक तत्व होने चाहिए, क्योंकि माँ जब दूध पिला रही है तो पर्याप्त पोषक तत्वों वाला अगर खाना खाएगी तभी तो वह पोषक तत्व माँ के दूध में उपस्थित होकर शिशु को पोषित कर पाएंगे। इसलिए वह एक संतुलित आहार उसे लेना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि गुणवत्ता युक्त दूध वह उत्पन्न कर पाए। इसलिए उसे एक संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं परिवार नियोजन की ओर। परिवार नियोजन जैसे कि शब्द से ही पता पड़ता है, परिवार नियोजन का तात्पर्य क्या है, आपके परिवार में दो बच्चों के बीच में पर्याप्त अंतर से है। पर्याप्त अंतर भी जरूरी है दो बच्चों के बीच में। अगर दो बच्चों के बीच में पर्याप्त अंतर नहीं है और एक शिशु के बाद में अगर किसी दूसरे शिशु ने जन्म ले लिया है तो क्या होगा, माँ जो है या परिवार के सदस्य जो हैं वो पहले शिशु को टाइम नहीं दे पाएंगे, उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे और दूसरे शिशु पर उसे ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ में उनके लिए एक तनाव की स्थिति थी और हो जाएगी कि पहले को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरे की या पहले की मार पिटाई चालू कर देंगे। खुद को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए शारीरिक रूप से खुद भी परेशान हो जाएंगे और बच्चों को भी पीड़ित करेंगे। इसलिए भी परिवार नियोजन जरूरी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परिवार नियोजन क्या है, दो शिशुओं के बीच में अंतर रखना। अगर हम बात करते हैं परिवार नियोजन की तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कि किसके लिए, माँ और बच्चे दोनों के लिए। माँ और बच्चे दोनों के लिए कैसे, माँ के लिए कैसे, क्योंकि दो बच्चों के बीच में अंतर रह पाएगा तो खुद को शारीरिक रूप से दूसरे के बच्चे के जन्म के लिए वह तैयार कर पाएगी। फिर एक शिशु के जन्म के तुरंत बाद में अगर दूसरे शिशु का जन्म हो जाता है तो पहले शिशु को ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाती है। तो माँ के लिए तो शारीरिक रूप से तैयार होने के लिए समय मिल जाता है और फिर दूसरे बच्चे पर भी वह ध्यान दे पाती है। यानी कि हमने क्या जाना है, परिवार नियोजन क्यों जरूरी है, दो बच्चों के बीच में अंतर के लिए। दो बच्चों के बीच में अंतर रखने का फ़ायदा किसको है, एक तो माँ को भी और एक शिशु को भी। माँ को ऐसे क्योंकि शारीरिक रूप से वह खुद को तैयार कर पाई है पहले दूसरे बच्चे के जन्म के लिए, और शिशु के लिए कैसे कि शिशु पर वह ज़्यादा ध्यान दे पाएगी। फिर इस कारण से अधिक चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि बच्चे अगर साथ में होते हैं तो बच्चों को डांट कर और मार कर उन पर अच्छा खासा गुस्सा निकालती है और ऐसे बच्चे स्वयं को बहुत असुरक्षित और प्यार से वंचित महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे ये महसूस करते हैं कि घर वाले हमें डांटते मारते ही रहते हैं। एक हम यहाँ देखेंगे अनियोजित परिवार को। यहाँ पर आप देखें माँ पिता और उनके कई सारे बच्चे हैं, और ये नियोजित परिवार जिसमें माँ पिता और उसका बच्चे हैं, केवल एक या दो बच्चे होंगे, तो वहाँ परिवार ज़्यादा खुश होगा। कहाँ पर, जहाँ पर नियोजित परिवार होगा। जब परिवार नियोजित होगा तो वो ज़्यादा समय भी दे पाएंगे, ज़्यादा धन भी खर्च कर पाएंगे और बच्चों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाएंगे। जैसे कि छोटे परिवार में, यहाँ छोटे परिवार में क्या होगा, बच्चों की सभी आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और माँ के पास समय भी होगा और ऊर्जा भी होगी कि वह उन पर ध्यान दे पाए। पर्याप्त समय होगा उनके साथ व्यतीत करने के लिए, वो उनको ठीक से प्यार भी कर पाएगी, उन्हें सुरक्षा भी प्रदान कर पाएगी और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा भी कर पाएगी और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा धन खर्च कर पाएंगी। तो इस तरह से हमने इस पाठ में विभिन्न तथ्यों को अध्ययन किया है। विभिन्न तथ्य कौन कौन से अध्ययन किए हैं कि गर्भावस्था किसे कहेंगे, गर्भावस्था के कौन कौन से लक्षण होते हैं, गर्भावस्था के दौरान किस तरह का विकास होता है, गर्भावस्था के दौरान जो विकास हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, गर्भावस्था के दौरान जो प्रभावित करने वाले कारक हैं या होने वाला जो विकास है, इस विकास को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रसव के पश्चात में किस तरह से शिशु का और माँ का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सब बातें हमने इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन की है। तो यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है।
धन्यवाद।